नमस्कार। आपका नीति पोस्ट में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी और आज हमारे साथ हैं महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। हमारे बातचीत का जो भाग होगा वो 3 भाग में होगा। पहले भाग में हम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा सा बिहार की राजनीति, फिर केंद्र की राजनीति में। नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्कार। सबसे पहले हम शुरू करते हैं महाराजगंज से, क्योंकि ये क्षेत्र को लेकर लोकसभा में भी बहुत सक्रिय रहते हैं और अब शून्यकाल में लगातार प्रश्न उठाते भी रहते हैं। तो महाराजगंज को लेकर के क्या योजनाएं हैं, क्या आपके अंदर एक खाका क्या चल रहा है महाराजगंज को लेकर के? देखो, महाराजगंज को राज्य और देश के पटल पर सबसे अच्छे लोकसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित हो, यह मेरे मन में और भाव में है और मैं उसी अनुरूप मैं काम भी करता हूँ। महाराजगंज लोकसभा एक ऐसा है जहाँ से अगर देखें तो उससे में राजेंद्र बाबू की बात हो, जयप्रकाश नारायण जी की बात हो, मजरूल हक साहब की बात हो, वो सबका कहीं ना कहीं से उस क्षेत्र से एक गहरा संबंध रहा है। वो क्षेत्र आज़ादी के बाद से भी एक अलग से माने चर्चित क्षेत्र बने रहा है। उसको और मजबूत बनाना और उस चर्चित क्षेत्र को और चर्चा मजबूती से उस क्षेत्र के बारे में पॉजिटिव चर्चा होते रहे। नेगेटिव चर्चा तो लोग कराने वाले कराते रहे, लेकिन पॉजिटिव चर्चा कैसे उस क्षेत्र के बारे में होते रहे, यह मेरा लगातार प्रयास है और यह प्रयास जारी रहेगा मेरा। कैसे उसमें सफलता मिले, इसके लिए मैं लगातार काम करता हूँ, निरंतर काम करता हूँ। अगर हम 7 साल को देखें तो 7 साल हो गया, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी जो बड़ी मुख्य योजनाएं हैं जो पूर्ण हो गई हैं और कौन कौन सी अभी चल रही है? देखिए, 7 साल की योजना आप गिनाइएगा तो हमको लगता है कि 1-2 दिन का समय देना पड़ेगा। मैं गिनाना शुरू करता हूँ। सड़कों से आप आइए। अब सड़क पर NH 101 जो आज NH 331 बन गया है, जो छपरा से लेकर के जलालपुर बनियापुर होते मोहम्मदपुर तक जाती है, वहाँ सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है। लोग चल नहीं पाते थे, बाज़ारों पर लोगों को इस पार से उस पार हिलना मुश्किल रहता था, लेकिन आज वह सड़क का अगर आप देखेंगे तो लगभग 500 करोड़ के लागत से वह सड़क का निर्माण कंप्लीट हुआ है और चौड़ीकरण मजबूतीकरण हो रहा है। और आज लोगों को जहाँ वो दूरी तय करने में बनियापुर से जलालपुर से आगे वहाँ अगर शाहजीपुर ईश्वापुर से जाइए, जो दूरी तय करने में जो समय लगता था घंटों घंटों, आज लोग मिनटों में वहाँ से छपरा पहुँचे, एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाते हैं। सड़कों में लीजिए तो NH 85 जो छपरा से होते हुए कोपा, दाऊदपुर, रसूलपुर होते हुए जो सिवान जाती है, वह सड़क आज 531 NH हो गई है। वह सड़क की भी यही स्थिति थी, दुर्दशा थी, लोग जा नहीं पाते थे, रास्ता बदल करके आते थे, लेकिन उसका 800 करोड़ की लागत से मैंने उसका निर्माण कराया और आज लोग मान सरपट उस रोडों से आना जाना आज लोगों को मुश्किल हो रहा है। आज चाहे आप आइए सिवान से लेकर के सिवान से लेकर के महाराजगंज होते हुए जो पैगम्बरपुर तक सड़क आती है, सिकटियाँ से लेकर पैगम्बरपुर का सड़क एकदम बर्बाद सड़क था, लेकिन आज वह निर्माण कार्य बहुत मजबूती से हो रहा है। आप अगर सड़क में दीजिए तो आप SH 90 आप छपरा से लेकर के नगरा मसरक होते हुए सड़क एकदम बदतर स्थिति में था, आज वह सुंदर और अच्छी सड़क बन गई है और उस पर लोगों का आना जाना सुगम हुआ है। आज आप लीजिए एकमा से लेकर के मसरक तक की सड़क अभी नई योजना में मेरी वो चल रही है, लगभग 30 करोड़ के लागत से वह सड़क और पुलिया उसमें बन रहे हैं। वह सड़क पहले REO का था, आज वह सड़क RCD का हो गया है, यानी PWD का हो गया। उस अनुसार उस पर काम चल रहे हैं। आज आप सड़क में लीजिए तो मांझी बरौली पथ आज 200 करोड़ रुपए की लागत से आज बन रहा है। वह पहले भी सड़क REO का सड़क था, आज वो 7 मीटर का सड़क चौड़ा सड़क बन रहा है, जो सीधे लोगों को यूपी से लेकर के और सीधे बरौली तक माने रक्सौल तक जाने का, और बीच में लोगों को हजारों युवाओं को काम मिलेगा। क्योंकि सड़क के जब अच्छे बनते हैं तो काम इसलिए उसमें उत्पन्न होता है कि गाड़ियां आती है जाती है, लाइन होटल खोलना, उसमें चाय पान का दुकान जो गांव गलियारे में रहते हैं उनको खोलने का उसमें मौका मिलता है और उसका बड़े पैमाने पर लाभ लोगों को मिलता है, आना जाना सुगम होता है। दूसरे जगह तो माल ढुलाई सुगम होता है।
और उसका लाभ व्यापक स्तर से मिलता है। अब यातायात में लीजिए तो रेल के लिए बात 7 साल में लीजिए तो रेल के दृष्टि से आप महाराजगंज से लेकर के मसरख तक रेल वह खंडित था, लेकिन वह उतने एथी में 350 करोड़ रुपया लागत लगा करके 36 जगहों पर वहाँ माने पूरा उसमें बाधा था, 1-2 जगह नहीं 36 जगहों पर वो तमाम बाधाओं को दूर कराया और मैंने उसको ठीक कराया। आज उस पर सड़कें चल रही है। कई एक ट्रेनों के आवागमन की सुविधाएं बढ़ाई गई है, वह कई एक के स्टेशनों के वह सुगम तरीके उसमें चलने के लिए व्यवस्थित बनाई गई है और आगे भी इसके लगातार प्रयास जारी हैं। और ये निर्माण के बारे में आप करें तो बिजली नहीं थी। जब मैं 2014 में जीत करके आया था तो ऐसे सैकड़ों गांव थे जहां बिजली नहीं गई थी, बड़े बड़े बाजार थे जहां बिजली नहीं गई थी। मसरख में मदारपुर बाजार बिजली नहीं थी, आसपास के गांव में बिजली नहीं थी, जहां बिजली भी थी तो बिजली लोगों को मिलती नहीं थी। आज हमने कोई मेरे क्षेत्र में एक टोला टोली भी नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंच गई। और आज लोगों को बिजली पर निर्भरता लोग आज महसूस कर रहे हैं कि मुझे 16 घंटा 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा बिजली मिल रही। आज वहाँ तक नहीं, खेतों तक बिजली जाने की व्यवस्था बनाई गई है और आज खेतों तक बिजली जा रही है। इसका लाभ हमें लगता है कि आज वहाँ के जन समुदाय को आज उसका लाभ मिल रहा है, छोटे छोटे उद्योग धंधा करने वाले लोगों को लाभ मिल रहा है। इस तरीक़ा से आप अनेकों कार्य किसानों के लिए, किसान के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, यह पहले कभी था नहीं लोगों को, आज लेकिन लाखों के तादाद में किसानों को उसका आज लाभ उसका मिल रहा है आज इस तरीक़ा से। और ऐसे लेकर के हर स्तर पर वहाँ इस काम को आज आगे बढ़ाया गया। आपने देखा होगा कि आप जब छपरा पर चलते हैं तो जलालपुर के बीच में कुठिया में एक ITBP का एक कैंप उद्घाटित हुआ है। आपको यह पता होगा कि ITBP कैंप वह उत्तर और पूर्व भारत का वो प्रथम कैंप है, वह बेस कैंप उसको बनाया गया। मैंने उसको उद्घाटित कराया। आपको पता होगा गृह मंत्री जी स्वयं गए थे, मुख्यमंत्री जी, मैंने 3 हेलीकॉप्टर एक बार में वहाँ उतारा गया था। और आज उतना ही नहीं, वहाँ आज वहाँ भर्ती सेंटर उसको हमने बना दिया, जो उत्तर और पूरा भारत का पूरा 6 राज्यों का भर्ती अभी वहाँ हुआ है। तो यह सुविधाएं तो हमने बढ़ाया है वहाँ, और उस सुविधाओं को बढ़ाने के दृष्टि से और काम किया जा सकता है, करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मैंने अगर जल निष्कर्षण की बात करी है, जल से लोगों को जो जल जमाव अति है उस पर भी मैं काम लगातार कर रहा हूँ कि कैसे उसको मुक्ति मिले। मछली पालन के दृष्टि से आप देखे होंगे कि भगवानपुर के जो चौड़ है उस चौड़ में बहियारे का चौड़ जिसको बोलते हैं, लगभग सैकड़ों एकड़ में आप बड़े बड़े पौंड बना करके वहाँ के हमारे नौजवान भाई आज मछली पालन का काम कर रहे हैं। आप महाराजगंज के और भगवानपुर के माने बीच में भी आज वहाँ माने टैंक मछली पालन वहाँ हो रहा है। हमारे नौजवान वहाँ मछली पालन यह काम करने का काम कर रहे हैं। गाँवों की सड़कों की अगर बात लीजिए तो गाँवों की भी सड़कों की जो बदतर स्थिति थी, आज गाँवों की सड़कें भी बहुत दुरुस्त हुई है और लोगों का आवागमन काफ़ी सुविधा हुआ है। और आवागमन जब भी सुविधा होता है तो उसको एक नहीं बेनिफिट होता, अनेकों बेनिफिट होते हैं। एक तो समय कम लगता है, जिस गाड़ी घोड़ा पर जाते हैं उसमें पेट्रोल डीजल कम लगता है, उसमें जो उसके रख रखाव में जो खर्च होता है, ख़राब सड़क पर चलने से गाड़ी घोड़ा पर उसमें उसको रख रखाव में उसको सुविधा होती है। और एक व्यक्ति को अगर किसी जगह से किसी जगह जाने में 4 घंटा लगता है और आज उसको अगर 2 घंटा लगता है तो 2 घंटा एक व्यक्ति का अगर समय बच रहा है, और वैसे हजारों लोग अगर यात्रा करें तो कितने घंटे समय बचे। वह समय का कितना महत्व है, आप जब उस समय को आप जब एक बार गणित के हिसाब से उसको जब देखेंगे तो लगेगा। इसलिए यह सुविधाएं तो व्यापक हुई है उस समय से। सबसे बड़ी बात है कि लोगों का एक आत्मविश्वास सबसे बड़ा जगह है। लोगों को अपने प्रतिनिधि के ऊपर विश्वास जगह है लोकसभा में कि हम अपने प्रतिनिधि के पास जाएंगे तो मेरी बातों को प्रतिनिधि मेरा सुनेगा, मेरे जैसा उस पर प्रयास करेगा, उस प्रयास काम करने के लिए। यह सबसे बड़ी बात है। पहले क्या होता था नहीं होता था यह तो क्षेत्र की जनता ही बताती है कि पहले क्या होता। यहाँ माध्यम नहीं है, सीधे डायरेक्ट है, मैन टू मैन, सीधे आइए सीधे लोग बात करते हैं। किसी को खोज करके लाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है मिलने के लिए। पहले लोगों को क्या स्थिति थी मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इधर यह सारी सुविधाएं सारी सुगमताएं बढ़ी है और इससे लोगों को एक व्यापक विश्वास सबसे बड़ा बात बढ़ा है। और हमारा जो नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका सबसे बड़ा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उस दिशा में उस क्षेत्र में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं।
इसी से जुड़ा हुआ है जो भी आपने बताया, एक संबंध है, एक जो राम जानकी मार्ग का कार्य चल रहा है अभी आपको, वो राम जानकी पथ जो बन रहा है ना, वह सबसे ज़्यादा एरिया मेरे क्षेत्र में ले रहा है। कर्णपुरा बाज़ार से लेकर कर्णपुरा बाज़ार, अपराध बाज़ार, इधर आइए तो छोटे बाज़ारों को छोड़ दिए तो बसंतपुर होते हुए वह मसरख दे करके और वहाँ जा करके आगे चैनपुर होते हुए आगे वह बाज़ार जा करके मिलती है। और यह इससे इतना बड़ा लाभ होगा कि सीधे अब लोगों को वहाँ से अब दिल्ली आने का वह सुविधा बन जाएगी। वह छोटी सुविधा नहीं होगी, और दिल्ली आने की सुविधा वह सड़क देगी, क्योंकि लोग वहाँ से आएंगे तो सीधे वहाँ से अगर चढ़ेंगे तो सीधे लखनऊ आएंगे, हाईवे पकड़ेंगे तो सीधे आ जाएंगे दिल्ली। वह दिल्ली आने जाने के लिए सबसे सुगम रास्ता अब मार्ग आपका वो बन जाएगा। धार्मिक स्थिति से भी देखिए तो उसका नाम ही है, माने अयोध्या टू जनकपुर, राम जानकी पथ नाम है। राम के नगरी से माँ सीता के नगरी तक, जन्मभूमि तक जाने का वो पथ है, तो लोगों को उसका लाभ बहुत मिलेगा। हजारों हजार उसमें युवाओं को भी अगल बगल छोटे छोटे उसमें व्यवसाय करने का लाभ मिलेगा। सैकड़ों के तादाद में पंप इत्यादि स्थापित होंगे सरकारी गैर स्तर पर। तो बड़े लोग बड़े पैंप लगावें, लेकिन वो पंप के संचालन का काम, नजलमैन का काम, वहाँ छोटे व्यवसाय का काम तो छोटे लोग कर पाएंगे और उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा। तो हैंड्स को वर्क वहाँ मिलेगा ऐसे माध्यमों से। अपने यहाँ स्पेशली अगर बिहार की बात करें तो है ही, अपने यहाँ की भी जो पलायन का मुख्य कारण जो है उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा, अच्छा एक गुणवत्ता का स्वास्थ्य की सेवा हो और शिक्षा की, बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं देखिए, सबसे ज़्यादा पलायन स्वास्थ्य में तो अपना राज्य बहुत अव्वल हुआ है। तो अव्वल हुआ स्वास्थ्य में, अगर आपको मैं गिनाऊँ तो स्वास्थ्य में आज एम्स आपका पटना में एम्स स्थापित आज हो गया है, और उसके एक दूसरा ब्रांच भी माने राज्य में अपना स्थापित माने होने की स्थिति में आज है, उसका काम चल रहा है। IGMS पटना का हमको लगता है कि 5-6 हज़ार बेड का अस्पताल का वहाँ निर्माण चल रहा है। अलग अलग स्पेशलाइज माने वहाँ सारे सिस्टम आज तैयार हो रहे हैं। हमें लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और उच्च और बड़े अस्पताल में जाने के लोगों को भले ही इच्छा रहती हो, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से बिहार बहुत पिछड़ा नहीं है। हम स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत आगे आए हैं। PMCH, NMCH, IGMS, एम्स ऐसे ऐसे माने राज्य में हैं। कृष्णा मेडिकल कॉलेज दरभंगा में, DMS दरभंगा मेडिकल कॉलेज, यह राज्य में बेतिया मेडिकल कॉलेज, ऐसे बहुत है। छपरा में अब छपरा मेडिकल कॉलेज, और ऐसे अब हमें लगता है कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं हो रहे। इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़े। शिक्षा के दृष्टि से भी हम बहुत अच्छा है। हमें क्वालिटी, हमें लोग चाहते हैं कि बड़े और हमें जगहों पर जा कर के पढ़ाएं हम, लेकिन सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग बिहार में वैसे शिक्षा संस्थान भी है, सरकारी पर भी गैर सरकारी स्तर पर भी। हम दोनों को देखें, गैर सरकारी स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी, तो बड़े पटना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग आज देश और दुनिया में वहाँ स्थापित हैं। बाहर से लोग भी पटना यूनिवर्सिटी का एथी लेते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी, अपने यहाँ जयप्रकाश विश्वविद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, इस सब जगहों में पढ़ाई में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निचले स्तर पर भी, चूँकि अब पिछले तो अब 2 साल से मान करके चलिए कि शिक्षा में एक कोरोना की वजह से सबसे बड़ा अगर कहीं ना कहीं से अगर एक ब्रेक लगा है तो शिक्षा में लगा है, और जिसका कारण कोरोना हुआ है। और प्रधानमंत्री इसी के कहे पहले जान है तो जहान है, जान बचाना, बच्चों को एक साथ वहाँ एकत्रीकरण न होने देने के लिए हर जगह लॉकडाउन लगा, तो शिक्षा में भी लगा। स्कूलें बंद हुई, क्लासें बंद हुई, हर जगह लॉकडाउन खुला, लेकिन अभी शिक्षा अभी भी व्यापक स्तर से नहीं खुला है। तो उसमें उसके वजह से भले थोड़ा कम बेस रहा हो, लेकिन अपने यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता, क्वालिटी की कमी नहीं है, और उसमें मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है, और मजबूत उसमें करने की आवश्यकता भले उसमें महसूस हो, लेकिन शिक्षा में तो हमेशा नया कुछ ना कुछ परिवर्तन माने आते रहता है। तो उसके अनुसार तैयारी करना, उसके अनुसार पाठ्यक्रम के अनुसार अपने को पढ़ाने के जोग बनाना, यह बात माने आते रहती है। तो अपने यहाँ उसमें निरंतर हमें लगता है कि उसमें प्रयास चल रहा है, उसमें कमी नहीं है कोई। महाराजगंज से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी महाराजगंज से हैं, आप भी हैं, तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं अपने क्षेत्र के, वहाँ पे डॉक्टर की उपलब्धता हो, उसको लेकर के क्या कोई राज्य सरकार नहीं, बड़े पैमाने पर देखिए, तो राज्य में मिनिस्टर रहा हूँ ना,
और वैसे समय मिनिस्टर रहा हूँ कि जो जंगल राज समाप्त हुआ था और एनडीए की सरकार बनी थी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। क्या था उसके पहले? उसके पहले नीतीश कुमार जी की सरकार जंगल राज के समाप्ति के बाद जो बनी थी, उसके पहले अस्पताल में कोई जाता था मरीज? कोई नहीं जाता था। उस मरीज की जगह पर वहाँ कुत्ते और पशु मिलते थे अस्पतालों में। अस्पताल की दुर्दशा थी। और आज कोई ऐसा स्थिति नहीं जिस अस्पताल में चिकित्सक नहीं हो, उनके जांच की एक्सरे की व्यवस्था नहीं हो, ब्लड जांच की व्यवस्था नहीं हो, तमाम जांचों की व्यवस्था बनाई गई है। आज उनको सुई से लेकर के दवाई तक हर चीज़ उनको मुहैया कराने का काम आज अस्पतालों में आज हो रहा है। और सदर अस्पतालों की स्थिति अगर आप देखिए तो काफ़ी उन्नत सदर अस्पताल बन गए हैं। हर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट माने लगे हुए हैं, बेड बढ़ाए गए हैं, बलक से माने वेंटिलेटर बढ़ाए गए हैं उसमें। अब कोरोना के इस महामारी के स्तर पर भी खास करके सारण जिला, सिवान जिला, इसमें अस्पतालों की गुणवत्ता पर हम प्रश्न नहीं उठा सकते। अस्पतालों में अच्छे काम हुए हैं, उसमें सारे चिकित्सक के सम्मान और के पात्र हैं। उन्होंने अपने जान को हथेली पर लेकर के काम करने का काम किया है अपने यहाँ, और अच्छा से करने का काम किया। इसलिए हम दोनों क्षेत्र में और अच्छा होने की आवश्यकता महसूस हो सकती हो, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है उसमें हम कहीं पीछे नहीं है किसी से, हम उसमें ठीक ठाक हैं। राजनीति की बात करते हैं बिहार की। बिहार सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? बहुत ठीक है बिहार सरकार में। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? सुशासन की सरकार है, अच्छी सरकार है। मैंने जो काम भी गिनाया था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो माने सरकार चले, उसी नेतृत्व का काम है। नीतीश कुमार जी के सरकार के पहले जंगल राज था, आप निकल पाते थे शाम में। आप ये जो विकास की मैं बात कर रहा हूँ, सड़क पर चलने के लायक कहीं सड़क था? बिजली थी, ना पानी था, ना लोगों का विश्वास था। लोग आए दिन त्राहिमाम करते थे। लेकिन आज एक एक बिंदु पर सरकार काम कर रही है और सरकार से लोगों को उसका लाभ मिला। और राज्य पहला कोरोना की अगर बात लीजिए तो कोरोना में भी अगर जिनकी कोरोना के वजह से अकस्मात तो हमसे बिछुड़ गए, उनको आपदा की तरफ से राशि देने में राज्य सरकार काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर दिया है। देश का अन्य राज्य में क्या है नहीं है ये आपको अपने जानकारी लीजिए, लेकिन बिहार राज्य उसमें तत्पर होकर के देने का काम किया है। और हर स्तर पर, चाहे वह अगर सेकेंड लहर की बात हो तो सामुदायिक किचन की बात हो, फर्स्ट लहर में की बात हो तो हमारे आए हुए जो बाहर से हमारे प्रवासी हैं, प्रवासी मजदूरों को अलग से उनको क्वारंटाइन करने की बात हो, अलग से उनको जगह और व्यवस्था बना करके उनको खाने पीने की व्यवस्था की बात हो, या तमाम चीज़ें हुई है वहाँ। हम लोग तो लगातार क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो हम लोगों ने देखा है किस तरीक़े से लोगों को उसमें सुविधा बढ़ाई गई है। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी पूरा और ठीक जनता है। दल, देखिए आपको मैं बता दूं कि यह कभी कभी कुछ बात अगर आ जाती है तो लोग ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। लोग मुंगेरी लाल के सपने देखने लगते हैं कि नहीं अब तो बस हो गया, भारतीय जनता पार्टी जदयू में टूट हो जाएगा, हम राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का आज का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है। आज करीब 20 साल पहले का रिश्ता है। और थोड़े दिन का कालखंड छोड़ दीजिए, 13 से लेकर के और फिर 17-18 तक, मैंने 20 महीना का लगभग, तो लगभग भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यू में एक अपना अलग से माने पहचान रहा और अलग से माने मित्रता का एक माने एग्जाम्पल है। दोनों आज भी है, कल भी रहेगा, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। इसलिए कहीं किसी को कहीं कोई ऐसी नहीं है। नहीं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि पूरी उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि यह हमें लगता है किसी के वजह से, किसी को कह देने के वजह से पूरे उस माने रडार पर नहीं ले जा सकते हैं। संबंध है, संबंध किसी व्यक्ति के बयान देने से संबंध को रडार पर ले जाकर के उस पर आप हमें लगता है कि कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। संबंध जो लोग बयान देते हैं उन लोगों की वजह से संबंध नहीं है। जो भी अगर बयान देते हो तो उनके वजह से संबंध नहीं है। संबंध पुराना संबंध है। मैंने कहा कि पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, उस समय नीतीश जी थे, ऐसे लोगों के संबंध का वह संबंध है। और आज भी वो संबंध मजबूत बना है, कम नहीं बना है। और मजबूत संबंध आपको दिख रहा है कहीं, कोई हमें लगता है कि ना तफरका है ना आगे होने वाला है। हम मजबूती से सरकार चला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बिहार की जनता का सेवा करने का जो जनता ने बिहार के मौका दिया है, उस पर एनडीए की सरकार वहाँ माने अच्छा तरीक़ा से उस पर काम कर रही है।
अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पेगासस पे अपना बयान दिया था, वो ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों दिया था? क्या इसका कोई एनडीए के ऊपर असर भी पड़ेगा आपसी संबंधों में? कोई दोनों असर दलों के? नहीं है। व्यक्तिगत तौर से देखिए, हम अगर संबंध में भी हैं तो व्यक्तिगत तौर से किसी बात को कहने का अधिकार तो कोई छीन नहीं लेता है ना। व्यक्तिगत तौर से कोई बात उनके मन में आया होगा, उसका सही जवाब वही देंगे। कभी आपको मौका मिले तो पूछिएगा उनसे, उसका सही जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन उससे कहीं कोई असर नहीं है। ये जिस तरह से बिहार की राजनीति अभी जातीय जनगणना को लेकर के गरमाई है, तो क्या एक बार जो जातीय राजनीति है, जो बिहार का इतिहास, उसको गरमाने की पूरी कोशिश हो रही है? आरजेडी भी मांग कर रही है, जेडीयू भी मांग कर रही है, लोजपा वगैरह सारे लोग मांग कर रहे हैं। नहीं समझता हूँ कि उसका वैसा यति हो। पहले सबका विकास हो, सर्वांगीण विकास की आज जहाँ आवश्यकता है वह होने की आवश्यकता है। हमें सबको खाना पूरी की बात हम कर सकते हैं, लेकिन पहले सर्वांगीण विकास की बात हो, जिस तरीक़ा से माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, सबका साथ सबका विकास, साथ सबका विकास सबका, और तब पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का विश्वास होगा। और ऐसा वो कर करके दिखाते हैं। आप काम की योजना अगर आप गिनाइए, उज्ज्वला योजना, आज 8 करोड़ लोगों को फ्री में गैस का कनेक्शन, उसमें कोई जाति धर्म देखा गया है क्या? कोई जाति देखा गया है क्या? जो जिस कैटेगरी का है उसमें उसको मिला है यह लाभ। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, बिजली की बात, उसमें जाति धर्म पूछा गया है क्या? सबको जहाँ बिजली नहीं तो वहाँ बिजली पहुँचाने का काम किया गया है। ऐसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, आज सबको उसका लाभ में। आज किसानों के लिए सम्मान योजना, अभी 19,500 करोड़ रुपया रिलीज उन्होंने किया है 9.5 करोड़ लोगों के बीच में। उसमें जाति धर्म उन्होंने देखा है क्या? किसान हैं और उसके योग्य हैं तो उसको उन्होंने उसमें उन्होंने दिया है। अभी प्रधानमंत्री मुफ्त अन्य योजना, अन्य जो योजना दिया जा रहा, उसमें 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है उसका लाभ। आज उसमें कभी प्रधानमंत्री जी ने देखा है, पूछा है, कहा कि कौन किस जाति का है? इसलिए यह से जाति के पहले उसके लिए कर क्या रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। और यह प्रधानमंत्री जी कर करके दिखाए हैं, कहे नहीं हैं, कर करके दिखाए हैं कि नहीं देखो मैं काट करके नहीं इसमें किया हूँ, उसमें सबको लाभ उसका मिल रहा है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है, एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल है, जिसको अगर मैं कहूँ तो काफ़ी समय लगेगा, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जब बिहार की राजनीति में इतना उथल पुथल क्यों मचा है पार्टियों में? ये लोजपा का देख ही रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के अंदर आरसीपी सिंह जी हैं केंद्रीय मंत्री और ललन सिंह जी हैं, इन दोनों के बीच की आपसी चल ही रहा है। ये सब आप लोगों को नज़र बदलने की ज़रूरत है, कहीं कुछ नहीं है। आपके चश्मे में हो सकता है कि वो आप जो शीशा हो वो उस चीज़ को देख रहा होगा, लेकिन अगर माने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात लेकर के अगर राजनीति अगर देखिएगा तो सही मायने में जदयू में भी कहीं कोई तो फर्का नहीं है, बीजेपी में तो खैर दूर दूर तो खाइए नहीं है, और वहाँ भी था। वहाँ अगर एलजेपी की बात कर दें तो एलजेपी के अगर वहाँ नेतृत्व परिवर्तन कर करके लोगों ने अगर कुछ किया है तो वैसे कुछ नहीं है कि बहुत खींचतान है। खींचतान की बात कहाँ है? आज खींचतान ऐसा कुछ बात नहीं है। चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे, तब क्या हनुमान अकेले पड़ गए हैं? नहीं, कहाँ हनुमान अकेले पड़ने का कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। आज भी प्रधानमंत्री जी मानते हैं, उनको सम्मान करने का बात करते हैं, लेकिन इंटरनल अगर कोई उनके अगर दल में कोई बात हो तो इसमें प्रधानमंत्री जी सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन उनको व्यक्तिगत तौर से कहीं कोई अगर बात हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल पार्टियों के लेवल पर कोई भीतर अपने में बात हो तो उसमें प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? वो उनकी बात है, उनके घर की बात है। अच्छा, अब अगर केंद्र की बात करें तो अभी संसद का मानसून सत्र संपन्न हुआ, तो मानसून सत्र में जो कुछ भी हुआ सबने देखा, उस पर क्या कहना है? नहीं, इसमें तो विपक्ष के मैंने जो स्थिति है ना, उसके बारे में जितना भी अगर कहा जाए कठोर से कठोर शब्द में उनकी स्थिति की भर्त्सना की जाए तो वह कम है। हमने कहा था पहले भी कि आप अगर सदन में आकर के हल्ला करते हैं, अगर इसीलिए आपको जनता आपके क्षेत्र की भेजी है तो बाहर आप रजिस्टर पर हाजिरी भी बना लेते हैं कि प्रतिदिन का आपको टीए भत्ता में आपको ताकत है तो हाजिरी मत बनाइए, सदन जब नहीं चलेगा तो हाजिरी मत बनाइए। सरकार हर लेवल पर तैयार थी चर्चा करने के लिए, एक एक बिंदु पर अब चर्चा करिए, लेकिन अब चर्चा नहीं चाहते थे, हल्ला चाहते थे।
सरकार उसमें हर दिशा में प्रयास करती थी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, राज्यसभा के सभापति जी लगातार प्रयास करते रहे। और जब भी सदन चलते हैं तो उसके पहले सभी दलों के सर्वदलीय बैठकें होती है और सभी दलों के नेता उसमें उपस्थित होते हैं। नेता उपस्थित होकर के अपनी अपनी बातों को उसमें रखते हैं और उस आधार पर एक तय होता है कार्यक्रम, और कार्यक्रम के अनुसार माने सरकार चलती है। लेकिन सरकार में माने लोकसभा और राज्यसभा न चलने की वजह से, अब विधानसभा भी न चले, विधान परिषद भी न चले, तो बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दा है जिसको उठाने का प्लेटफॉर्म है। वो विकास से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है। वो अपने पार्टी की राजनीति की रोटी अगर सेंकने के लिए बात है तो यह तो हो गया सीधे जनता के आंख में धूल झोंकने के जैसा, जो विपक्ष ने कर करके दिखाया है इस बीच में। सरकार हर स्तर पर चाहती थी कि आप सामने आइए, स्वस्थ बहस करिए, आपको बहस की ताकत हो तो बहस करिए, एक एक चीज़ों पर जवाब लीजिए। उसमें कहीं कोई संशोधन की बात आप करते हैं तो उसमें संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन आप कुछ नहीं चाहते हैं। आप जोड़िए, यह तो हमें लगता है कि इस टाइप के माने विपक्ष की जो रवैया रही है ना, वो काफ़ी दुखद रही है, शर्मनाक रही है। यह रवैया या नहीं रवैया होना चाहिए। और जनता तो सब देखती है ना, जनता तो समय पर उन लोगों से फिर सवाल पूछेगी कि आपको हमने भेजा था कि हमारी बात और समस्या को उठाइएगा, और आपको हम हल्ला करने के लिए भेजा था, तख्ती लेकर के जाने के लिए भेजा था। सवाल तो जनता उठाएगी जब जाएंगे, उनको समय मिलेगा तो। जनता नहीं छोड़ने वाली है, जनता तो हर नज़र से देखती है ना, क्योंकि आपको जो विकास की बात थी तब तख्ती लेकर के घूम रहे थे। पहली बार संसद में आया कि मारपीट तक की स्थिति नौबत आ गई। सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, जो मार्शल हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि सांसदों ने उनके साथ मारपीट की। सांसद मार्शल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, यह तो देखिए, यह तो विपक्ष का जो बदसलूकी जो हुआ है आप सबके सामने है। हम अगर विरोध भी करते हैं तो हम बेल में जाते हैं, हम नारे लगाते हैं, तख्ती दिखाते हैं, लेकिन पेपर फाड़ करके फेंकने का आपको अधिकार है। यह कौन आपको माने ऐसी छूट दिया है? और इससे शर्मनाक बात कुछ हो सकती है का? आपको टेबल पर चढ़ने का अधिकार माने दे रही है का? आपको मंत्री के हाथ में से लेकर के कागज फाड़ने का अधिकार दी है का? यह तो शर्मनाक बात है। और यह तो हमें लगता है कि मीडिया में छपवाने के लिए यह एक माने समझिए कि यह गलत प्रदर्शन है। यह गलत प्रदर्शन है, समान बात नहीं है। यार आपको विरोध करना है तो विरोध के लिए बेल बनाओ, बेल में आइए, आप अपनी बात को वहाँ से उठाइए, आप नारे लगा सकते हैं, आप धरना पर बैठ सकते हैं बाहर या भीतर, लेकिन आप पेपर फाड़ दीजिए, टेबल पर चढ़ जाइए, पेपर को फेंक दीजिए माने आसन की तरफ, पेपर को फेंक दीजिए मंत्री की तरफ, मंत्री के हाथ में से कागज लेकर के फाड़ दीजिए। हमें लगता है कि यह इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। अगर कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा में थोड़ा सा गर्मा गर्म बहस हुआ, उसके बाद से 1 साल के लिए 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में पूरा सत्र हंगामे में चला गया। किसी सांसद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नहीं, कार्रवाई तो हुई है, राज्यसभा में कार्रवाई हुई है, सांसदों को उसमें अल्टीमेटम दिया गया है। एक एक एथी में ऐसा कुछ नहीं है। और आगे भी जो लोग के राज्यसभा में हुआ है, हमको लगता है कि उसमें कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने के लिए तो स्वतंत्र है लोकसभा और राज्यसभा, और कार्रवाई करेगी ही उस पर। वैसे लोगों के वजह से जहाँ राज्य और देश के विकास अवरुद्ध हो रहा हो और जहाँ वह पूरे शर्मसार कर रहे हों अपने व्यवहार से राज्यसभा लोकसभा के अंदर, तो फिर उसी के लिए बनाई गई है। वो नियमावली बनी है, लोकसभा की नियमावली है, राज्यसभा की नियमावली है। नियमावली के आधार पर वह लोकसभा और राज्यसभा चलते हैं, और उसके जो भी उल्लंघन करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होती है, कार्रवाई होगी। ये टकराव दूर कैसे होगा? नहीं, टकराव तो देखिए मानसिकता बदलना पड़ेगा लोगों को। बहुत सारे लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम पच नहीं रहे। उनको लग रहा है कि मैं जब राज कर रहा था तो हम ये कुछ कर नहीं रहे थे। नरेंद्र मोदी तो 7 साल में इतना काम करिए, चाहे दुनिया का मानचित्र हो, प्लेटफॉर्म हो, देश के अंदर हो, देश के बाहर हो, विकास की बात हो, गरीब गुरबे की बात हो, हर क्षेत्र में हर मुद्दा पर हर पहलू पर काम कर रहा है नरेंद्र मोदी। कोरोना की बात हो, उस समय भी उत्साह ही एकदम तत्पर होकर के काम कर रहा है। एक आध दिन कोई अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसको 1 मिनट में सॉल्व करने का काम करता है। बात करने में छोटे छोटे किसानों से, शिक्षकों से, छात्रों से, मजदूरों से बात करने का काम नरेंद्र मोदी करता है। हर कोई लेवल ऐसा नहीं है जहां वह बात कर करके और स्वयं भी उसके समाधान और वहां से कोई फीडबैक न लेते हो नरेंद्र मोदी जी। तो इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं। यह लोग तो किसी न किसी के इशारे पर सरकार चली।
इसके पहले 14 के पहले जो सरकार चली तो किसके इशारे पर चल रही थी? प्रधानमंत्री कोई था, गाइड करने वाला कोई था? वहाँ तो सत्ता पक्ष के लोग, आपको ध्यान में होगा कि सत्ता पक्ष के लोग पूरे उसे कार्यवाही की कॉपी को फाड़ करके और प्रधानमंत्री जी ने जो मनमोहन सिंह जी थे उनके टेबल पर, उनके मुंह पर फेंक दिया था लोग। वो कौन था लोग? वो क्यों ऐसा किया था सत्ता पक्ष के लोग? अपने नेता पर उनको विश्वास नहीं था, इसलिए नेता वो तो अपने थे, उनको तो एथी के जैसा रख दिया था कि हाँ आप रहिए, खाली दस्तखत करिए, हम जो कहते हैं सो करिए। यह आज नहीं है, या दोनों में उस समय और आज में आकाश पाताल का अंतर है। हम हर लेवल पर देश को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर हमसे कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लेने की ताकत आज भारत में है। आपने देखा ही पाकिस्तान में जो हुआ, तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक कर करके उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कहीं भी चाइना अगर कहीं कुछ किया, हमारे जवानों के साथ धोखाधड़ी किया, उनके साथ विश्वासघात कर करके उनको अगर शहादत के पहुंचाया, तो उसके बदले में हमारे जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और हम अगर कहीं से ताकत अगर महसूस करते हैं तो चाइना को जवाब देने के लिए हमें वहाँ मजबूती से उस बॉर्डरों को मजबूत हमने करने का काम किया है। चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे वह कश्मीर हो, कहीं भी किसी भी स्तर पर उस आतंकवादियों को, उस कट्टरपंथियों को हमने बख्शा नहीं है। हम देश को मजबूत करने के लिए, हम सबको साथ लेकर के चलने के लिए, कुछ मुट्ठी भर लोग दाएं बाएं अगर करना चाहेंगे तो उसके लिए कहीं कोई, हमें लगता है कि छूट नहीं है। ओबीसी के वो आरक्षण को लेकर के जब संविधान संशोधन विधेयक आया तो विपक्ष अपने सारे मुद्दे छोड़ करके सत्ता पक्ष विपक्ष सारे एक साथ आ गए। इसका क्या संदेश गया? देखिए, संदेश इसका कुछ नहीं गया। ओबीसी के लिए जब आयोग बना तो एक आयोग समान कागज पर आयोग था जो पिछली सरकारों ने बनाई थी। आप नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, और देश की जनता और ख़ास करके उस समाज के लोग हृदय से उनके प्रति नतमस्तक और आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उसको पहले संवैधानिक दर्जा दिया उन्होंने। पहले ओबीसी में एक जाति नहीं है, एक कोई धर्म के आधार पर ओबीसी का एथी नहीं बना, लेकिन उनको हमने संवैधानिक दर्जा पहले दिया। संवैधानिक दर्जा नहीं था। आज उसको और मजबूत करने के लिए हमने संविधान में संशोधन करे, 127वां संशोधन कर करके हमने ओबीसी वर्ग को हमने उसमें किया। ओबीसी के लिए नीट की परीक्षा हो, पीजी मेडिकल की परीक्षा, अन्य परीक्षाओं में हमने दिया। उसी तरीक़ा से जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको भी 10% हमने उसमें जोड़ने का काम किया है। हमने ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जो लोग हैं उनको आरक्षण मिले, इसके लिए कितना दिन से डिमांड हो रहा था, ज़रा बताइए। कोई सुन रहा था, कोई दे रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसे माने व्यक्तित्व है, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मिले कि देश की भावना को, देश के समस्याओं को निदान करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर उन्होंने उठाने का काम नहीं किया। जहाँ ओबीसी को हम जहाँ एक तरफ से हम उनको संवैधानिक दर्जा देते हैं, जहाँ संविधान में संशोधन करते हैं, वहीं मैंने अगड़े वर्ग के भी जो आर्थिक कमज़ोर हैं उनके लिए भी उसमें हम छूट देने का काम कर रहे हैं, उनको भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उसमें यह परेशानी लोगों को था। इस पर मैं विपक्ष की आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष क्यों इसमें एक साथ आ गया, तो लोग जनता के सामने मुंह क्या दिखाते कि हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो ही ओबीसी आयोग को एक कागज का एक टुकड़ा बना करके रखा था, लेकिन सारा काम तो नरेंद्र मोदी जी ने कर करके दिखाया है। इसमें हर दर्जा को हर मजबूत करने का हम कहते नहीं हैं, जो कहते हैं सो करते हैं, कर कर के धरती पर उतारते हैं। इसको उन्होंने पूरे के पूरे साबित करने का काम किया है। अंत में एक प्रश्न था, पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव जब चल रहा था तो आप भी चुनाव प्रचार में उधर गए हुए थे, लेकिन 2 मई को जब नतीजे आए और उसके बाद से जो हिंसा का तांडव हुआ और उसके बाद से भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को उनके हाल पे छोड़ दिया। कोई मैं आपको यहीं रोकता हूँ। भाजपा में जो वहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार जो गैर कानूनन और कानून का जो धज्जी उड़ा रही है, उसको भाजपा इसे छोड़ी नहीं है। उसको कोर्ट में भी उसको अलग से यहाँ से मैंने केंद्र के गृह मंत्रालय ने अपने टीम भेज करके भी वहाँ के राज्यपाल के माध्यम से रिपोर्ट लेकर के भी सख्ती से उस पर निपटने का काम किया गया है, और आज भी निपटेंगे। कोई भी राज्य केंद्र से बड़ा नहीं है। केंद्र के अधीन में ही राज्य के कई एक नियम है, उसको काम करना पड़ता है। सारे नियम राज्य ही बना दें तो केंद्र की कोई आवश्यकता नहीं है।
केंद्र है तो कंट्रोल करने का अधिकार भी केंद्र को है कई एक तरीका से। कहीं भी कोई अराजकता करते रहेगा तो उसकी एक समय सीमा है, और इसीलिए तमाम रिपोर्टिंग उसमें मंगाया जा रहा है, और कार्यकर्ताओं पर जो लोग कुछ और किया है तो उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई हो। इसके लिए सरकार के स्तर पर भी दबाव डालने का काम, कोर्ट के माध्यम से भी, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहाँ केस दर्ज कराकर काम, यहाँ से गृह मंत्रालय के माध्यम से भी वह माने दबाव यह लगातार बन रहा है। सर्वे आ रहा है, अगर ऐसा ही रवैया रहा तो फिर आगे कई एक चीज़ ऐसे बनाए गए हैं कानूनन उसको उपयोग करने का सरकार के पास संवैधानिक अधिकार जो है, उसका आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार उससे थोड़े छुपेगी, उससे बचेगी नहीं सरकार उसको। मतलब ये स्थिति कितनी भयावह है। आप किसी पार्टी के सदस्य हैं, उसको वोट दे रहे हैं, उसके लिए आपके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाए, घर जला दिया जाए, आपको घर छोड़ करके भागना पड़े, मतलब यह सरासर गलत है। यह पूरे बंगाल की सरकार पूरे घोर अपराध कर रही है, कानून का धज्जी उड़ाने का काम कर रही थे, लेकिन केंद्र उस पर चुप नहीं बैठा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरा हुए, हमारे कई एक मंत्रियों के दौरा वहाँ हुए, और हमने चैलेंज किया है कि आप ऐसे आप करते रहिएगा तो बंगाल ही देश नहीं है, और देश के बाहर भी सब लोग मिलाकर के ही देश बनता है। इसलिए आपके जो एरिया है वहाँ अपने मनमाना कुछ करिएगा, ऐसा कोई देश नहीं उसको बर्दाश्त करेगा। आपको भी कानून के अंदर ही रहना है, आपको भी संविधान का आपको भी पालन करना है। संविधान का पालन करने के लिए हमें लगता है कि सबको उस पर माने उसके साथ माने यथी करना पड़ेगा। यह नहीं कि हम कानून को नहीं मानेंगे, हम कानून को हाथ में ले चल करके चलने का छूट कभी भी किसी को संविधान ने नहीं दिया है। इसलिए संविधान के उस कानून का पालन सबको करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी मुद्दों पे अपना विचार रखा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद।